Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Asadullah, PPS Scholars here, part qualifier, and today we will learn about the company law of Pakistan. So let's start company law by the actual definition. And in Pakistan, we all know that if you want to pursue your business as a company, or if you want to incorporate any company, then you have to follow or exercise the Company Law Act 2017 at any cost. So just like business law, there's a company law for uh, for the incorporation or for the working of any company. So first we learn about the various form of doing business. First a sole proprietor, you can say a sole trader. And sole trader is actually individual who own and run his own or her own business. The law does not recognize the business. The law recognizes only the individual who runs it. The individual is liable for the death of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business. So in Urdu, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर है तो लॉ उसके बिजनेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लॉ सिर्फ उस इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है। तो कोई भी अगर सू होगा तो उस इंडिविजुअल पे होगा, अगर कोई डेट वो लेगा तो अपने नाम पे लेगा और अपने ही नाम से पे करेगा और ही इज ऑल्सो लाइबल टू पे फॉर द बिजनेस। तो सारी लाइबिलिटी पर्सनली उस इंडिविजुअल पे होती है, बिजनेस के नाम पे नहीं होती है। सेकंड आपका पार्टनरशिप, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who actually own and run their own business। पार्टनरशिप एक्ट हमने पहले भी पढ़ा था, जिसके वीडियोस अवेलेबल है कि पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी बिजनेस चलाने के लिए। एंड पार्टनरशिप बिजनेस इज एक्चुअली नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय द लॉ। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस है वो एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तो इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल jointly with other partners for the debt of the business. And last is the companies. Most companies are companies limited by shares. The company of the capital of a company is represented by shares, and the shareholders are its owners. So companies Act 2017 may refer to shareholders who are owner of the company as member of the company. So unlike partnership and sole provider, companies are actually limited by shares. So जिसमें आपके जितने shares उतनी आपकी liability, जबकि sole ट्रेडर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी आपकी लाइबिलिटी है, मे बी वो आपकी कंट्रीब्यूशन और कैपिटल की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हो, लेकिन अगर वहाँ पे बताया नहीं गया कि आपकी कितनी लाइबिलिटी, तो वो भी अनलिमिटेड हो सकती है। लेकिन कंपनीज में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बाय शेयर्स। और जो कंपनी में आप कैपिटल लगाते हुए रिप्रेजेंट करता है थ्रू शेयर्स, और शेयर होल्डर्स उसके ऑनर्स होते हैं। और कंपनी 2017 में बोला जाता है कि शेयर होल्डर्स जो कि ऑनर्स हैं वो एक्चुअली मेंबर ऑफ द कंपनी है। तो ये वेरियस फॉर्म्स हैं हमारे पास। अगर हम कंपनी लॉ को फर्दर इसमें जो इसकी चीज़ें गिवन है कैरेक्टरिस्टिक उसमें नजर डालें, तो फर्स्ट है कंपनीज आर क्रिएटेड बाय प्रोसेस established by the Companies Act 2017। So 2017 का जो एक्ट है उसके हिसाब से कंपनीज बनी है ना। कंपनी मस्ट ऑल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस तरह पाकिस्तान का चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह हर कंपनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि बताते हैं कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, और क्या क्या उसमें बाकी परफॉर्म होगा। उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि हम बाद की वीडियोस में देखेंगे। So partnership often have a constitution in the form of a partnership agreement, but this is not a legal requirement। पार्टनरशिप में भी हमारे कुछ जो एक्चुअली पार्टनरशिप बहुत से लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो, बहुत से लोग करवा भी देते, तो जो लोग करवाते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन या मेमोरेंडम देना पड़ता है पार्टनरशिप का भी। लेकिन वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि कंपनीज में लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपकी हर सूरत में ये अवेलेबल होना चाहिए। अनलाइक सोल ट्रेडर्स and partnership of companies a legal person separate from its owners, this is the doctrine of corporate personality। तो according to the doctrine of corporate personality, ये जो आपका कंपनी है ये इट्स अ लीगल पर्सन। लेट सपोज आपके पास कोई कंपनी है, उसका नाम ए ट्रेडर्स है या सॉरी ए लिमिटेड है, और अगर आपको उस कंपनी ने फ्रॉड करा है तो आप उसके इंडिविजुअल डायरेक्टर पे सू नहीं करेंगे, आप उस कंपनी के नाम पे करेंगे। जबकि सोल प्रोवाइडर्स
और पार्टनरशिप एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आप पार्टनर्स के नाम पे भी सू कर सकते हो, सुपरवाइजर में तो इंडिविजुअल के नाम पे करेंगे। थर्ड इज अ लॉ recognizes a company as a person with legal rights and obligations similar to those of ordinary individuals. जो एज अ सोल प्रोप्राइटर, अगर सोल प्रोवाइडर अगर आपके जो इंडिविजुअल है उस पे उसको जो राइट्स अवेलेबल होते हैं, उसकी जो ऑब्लिगेशंस अवेलेबल होती हैं, वो एज अ कंपनी एज अ पर्सन तमाम जो है उस कंपनी पे होती है। जैसे अगर सोल प्रोवाइडर में इंडिविजुअल को बोला जाता है कि अपना टैक्स पे करेगा, तो यहाँ पे कंपनी की ऑब्लिगेशन है टैक्स पे करे। कंपनी एज अ पर्सन शो कर रहा होता है, ए लिमिटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उस पे जो केस होंगे या उसकी जो लाइबिलिटीज है वो फुलफिल करेगा। कंपनीज आर मैनेज बाय, अच्छा कंपनीज डायरेक्टर्स मैनेज करती हैं जो कि मेंबर्स भी होती हैं कंपनी की, लाइक वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते। जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स में भी सेम हो, बट इन लार्ज कंपनीज द डायरेक्टर्स माइट होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स और इवन नो शेयर एट ऑल। ये डिपेंड करते हैं कंपनी की पॉलिसीज में, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स भी हों या ना हो, कंपनी के मेंबर्स हों या ना हो, ये डिपेंड करता है, कंपनीज की पॉलिसीज पर डिफर करता है। बहुत सी कंपनी चाहती है हमारे जो डायरेक्टर्स हों वो शेयर होल्डर्स ना हो, तो मे बी उनकी कंपनी के ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ कंपनी बोलती नहीं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका शेयर होल्डर्स होना भी ज़रूरी है, ताकि कल को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, वो जो काम करें वो अपनी भलाई के लिए करें और कंपनी के लिए भी अपने लिए भी। फिफ्थ वन is any legal person can own share in a company. This includes other companies. It is very common in practice for some companies to own some or all of the shares of the other companies. कंपनी के शेयर्स कोई भी इंडिविजुअल परचेज कर सकता है और कोई कंपनी भी परचेज कर सकती है, और ये एक कॉमन सी बात है कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है और शेयर्स परचेज कर रहा है, नो। तो कोई कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी का स्टॉक परचेज कर सकती है, उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। वो उसको वो प्रॉफिटेबल लग रहे होंगे, उसका डिविडेंड कमाना चाह रही होगी, या उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स परचेज करके उसकी ओनरशिप लेना चाह रही होगी। सो दीज आर द फीचर्स। ना अब जो हमने पढ़ा है उसमें तीन चार चीज़ें ऐसी जो कि हमें फर्दर पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, एक लफ्ज आई थी वहाँ पे लीगल पर्सनैलिटी लास्ट स्लाइड में, तो उसको हम फर्दर और डिफाइन करते हैं। So company is an artificial person wherever individual people are natural persons. Essentially, however, the law treats person in the same way, whether they are artificial or natural. तो जैसे हमने बोला कंपनी के जो नाम है वो as such act as a person according to the law, but it is an artificial person rather than a natural person. लेकिन जो हमारा लॉ है जिस तरह एक नेचुरल पर्सन को ट्रीट करेगा, इसी तरह वो आर्टिफिशियल पर्सन को भी ट्रीट करेगा। उसके नज़र में वो भी एक पर्सन है, बेशक आर्टिफिशियली सही, लेकिन जो ट्रीटमेंट है लॉ की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, वो सेम होगी। इफेक्ट्स क्या होते हैं सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी के, कि उसमें लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, उसमें जिन लोगों ने जितने कैपिटल में कंट्रीब्यूट करा है, जितना उनके शेयर्स हैं, उसी हिसाब से उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है और वो उतने ही लायबल है, उससे ज्यादा नहीं है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, that is member and directors। जैसे बहुत सी कंपनी मैंने बोला कि डायरेक्टर्स शेयर्स परचेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ओनरशिप जो है वो डिफर हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि जो रूल कर रहे होते हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, तो यहाँ एक सेपरेशन हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। आप शेयर्स किसी और को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें एक फिनोमेना होता है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे डीपली। अगर लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द ओनर्स ऑफ अ कंपनी, जो ओनर्स कौन है, जो कि शेयर होल्डर्स है। And the liability of the owners of the company for the debt of the company is limited to the amount of the investment in the company. अगर कंपनी ने कोई डेट रेस किया हुआ, उसकी पेमेंट करनी है, तो उससे उतने ही लायबल हैं जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी उस कंपनी में, उस रेशो, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से या उस अमाउंट के हिसाब से, जो कुछ मेमोरेंडम में ऑलरेडी डिसाइड हुआ हुआ है।
If a company is unable to pay its debt, it may be forced into liquidation. The assets of the company will then be used to pay some of its unpaid liabilities. अब कंपनी में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उसी हिसाब से उन्होंने डेट तो पे कर दिया, लेकिन स्टिल सम डेट has been remain unpaid, तो कंपनी को मे बी फोर्स किया जा सकता है कि वो लिक्विडेट हो जाए। जब वो लिक्विडेट होगी तो उसके जितने भी एसेट्स हैं वो सोल्ड होंगे और उन पैसों से जो अनपेड लाइबिलिटीज हैं वो उसकी सेटलमेंट की जाएगी। जबकि थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि however the shareholder of the company will not require personally to pay the remaining unpaid debt of the company. The shareholders will lose what they have invested but will not be required to pay anymore. तो इस सेंस में जब लिक्विडेशन भी हो रही है, कंपनी का अभी भी डेट पे नहीं हुआ हुआ है, अब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उनके एसेट्स सोल्ड होने के बाद डेट पे किया जाएगा और डेट पे करने के बाद जितने पैसे बचेंगे उसमें वो शेयर होल्डर्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हैं, उनको कुछ भी ना मिले, या मे बी जो चीज़ बच जाएगी उसमें से उनको उनका पोर्शन मिल जाए। नाउ द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इटसेल्फ एंड इट्स डायरेक्टर्स। अब कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो और डायरेक्टर्स का क्या रिलेशन है? So limited liability applies to the shareholder of the company. It does not apply to the company itself. So limited liability का जो कॉन्टेक्ट है वो अगर हम देखें उसका जो कॉन्टेक्ट है वो जाता है शेयर होल्डर्स पे, नॉट कंपनी इटसेल्फ। तो जो शेयर होल्डर है उन पे लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन कंपनी पे नहीं है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी इज फुली लायबल फॉर ऑल इट्स डेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज जस्ट एज एनी अदर पर्सन इज फुली लायबल फॉर द डेट्स दैट ही और शी incurs। तो कंपनी तो फुली लायबल है, उसको तमाम डेट्स और लाइबिलिटीज फुलफिल करने पड़ेंगे जैसा कि कोई इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर में अपना पूरा डेट पे करता है। तो ये मत समझा जाए कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है और सबकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है और 12 लाख का लोन है तो वो 10 लाख पे करती है, 2 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं, उन्हीं वो कंपनी को पे करना, और कंपनी चाहे लिक्विडेट होकर पे करे, कहीं और से लोन लेके पे करे, उसको तो पे करना है। हाँ, उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उन पे नहीं है कि भाई वो आके बाकी भी लोन पे करें, उन पे इस किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। And the last one is directors and other officers of a company act on behalf of the company and provided that they act within their powers and in accordance with the law. They will not be personally liable for that of the company. So जो directors officers हैं वो on behalf of the company act कर रहे हैं, और जो उनका एक्ट है वो अपनी पावर और लॉ के हिसाब से है, जितनी उनको पावर दी गई है, तो वो पर्सनली वो भी लायबल नहीं है कंपनी के डेट्स पे करने के लिए। नाउ एक्चुअली व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? हम बहुत सुनते हैं यार कॉर्पोरेट में जाने, कंपनी में जाने, ये वर्ड्स कहीं से तो निकले होंगे ना, तो उनमें अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 कंपनी है। Company Act 2017 defines a company as a company formed and registered under this act or the company law. कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर जो कंपनी फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई है कंपनी लॉ के अंदर, उसको हम बोलेंगे कंपनी। इट इज सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 17। नाउ सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 9 बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के वर्ड भी हमने बहुत सुना है। Body corporate or corporation includes a company incorporated under this act, जिसमें 2017 कंपनी लॉ एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई है या कंपनी लॉ के हिसाब से बनी है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से बाहर बनी है, और a body corporate declared as body corporate in the relevant statute but does not include, या तो इसके अलावा कोई जिसको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन इसमें ये दो चीजें नहीं आती। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉ के हिसाब से हुई है, या कोई भी एंटिटी जो कि कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती, सही है, पाकिस्तान के या बाहर के किसी भी लॉ में, अनटिल अनलेस उसके उसमें फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन उसको बता दे कि नहीं कंपनी है, तो ये दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। तो ऊपर जो है वो पाकिस्तान में ही बनी है, लेकिन जो सेकंड बॉडी कॉर्पोरेट है वो आउटसाइड पाकिस्तान भी बनी है, लेकिन बनी पाकिस्तान के हिसाब से, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं और कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, जो कि हमने ऊपर पिछली स्लाइड से पढ़ा, पर परपेचुअल एक्सिस्टेंस परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है।
लाइफ के जो 5 पॉइंट है, इनसे फर्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का ऑफ कंपनी इज दैट कि शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर दिए, शेयर होल्डर्स अपने शेयर किसी को भी बेच सकते हैं और किसी से भी ले सकते हैं। इसी तरह शेयर होल्डर्स जो शेयर ट्रांसफर करेंगे वो किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, और मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, वो सेल कर दें, गिफ्ट कर दें या इनहेरिट हो जाए। तो शेयर कैन बी ट्रांसफर बाय पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट। आप किसी ट्रस्टी को भी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब शेयर ट्रांसफर करने की आप पे कोई एज सच बैरियर नहीं होता कि आप इसको कर सकते हैं इसको नहीं कर सकते। नाउ when shares are transferred, the rights associated with the shares, such as the right to receive a portion of a dividend paid by the company or the right to attend and vote at general meeting, are also transferred to the new owner। जाहिर सी बात है, जब आपके पास शेयर्स है ही नहीं, आपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उसके जितने भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं तो वो वही इंजॉय करेगा। तो अगर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, तो जाहिर है आप नहीं जाएंगे, आपने जिसको सोल्ड करा है वही जाएगा। और उस पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, डिविडेंड मिलता है, तो अगर आप ट्रांसफर कर चुके हैं तो आपको नहीं मिलेगा, जिसको आपने ट्रांसफर करा है, जिसको आपने सोल्ड आउट करा है, जिसको गिफ्ट करा है या इनहेरिट होकर गया है, तो उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट में होता है कि जो ट्रांसफर हम कर रहे होते हैं, ये लीगल स्टेटस या लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। कंपनी अपनी जगह रहती है, उसके शेयर जिसके पास होते हुए जिसके पास भी चले गए, कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करती है and its existence is unaffected by the change in share ownership। तो शेयर की जितनी भी ओनरशिप चेंज हो जाए, आपकी जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो वैसी की वैसी रहती है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ लास्ट पॉइंट जो कि काम का था, ऊपर जो चीजें हैं उसको बैकग्राउंड से या कुछ सबक समझाने के लिए था। In practice, it is common for shares to be transferred many times before the life of a company. Some companies have been in existence for many years, during which its ownership has changed many times. The company has continued even when its ownership changed. The phenomenon is called perpetual succession or perpetual existence। तो कंपनी आपकी सालों साल रहती है, इस दौरान शेयर्स अन इनफाइनाइट अनगिनत तौर पे तब्दील होते रहते हैं आपके शेयर्स। वो कभी ए ने बी को बेच रहा है, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। तो कंपनी अपनी जगह चलती रहती है, उसकी ओनरशिप चेंज होती रहती है। तो ये जो फिनोमेना है ये कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नाउ companies limited by shares, companies limited by guarantee, and unlimited companies according to section 2 subsection 19, section 2 subsection 20, and section 2 subsection 71। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि एक नॉर्मल सी बात है कि कंपनी the limited liability of its owner is restricted in law to the face value of the shares they own। This is the limited liability described above। जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, तो जितने उन्हें शेयर्स परचेज करे होते हैं, जो फेस वैल्यू होती है उस हिसाब से वो सिर्फ लाइबिलिटी होती है उनके शेयर होल्डर्स पे, और ऐसी कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय शेयर्स। नाउ द सेकंड वन इज लिमिटेड बाय गारंटी। अब इस गारंटी में होता है कि इट्स ओनर्स मे और मे नॉट हैव शेयर्स, इस ओनर या ओनर्स के पास शेयर्स हो या ना हो, देयर शेयर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। The liability of the company is limited to an amount that a member guaranteed to contribute in the event that a company goes into liquidation. For a company not having share capital and for a company having share capital, this shall also include the amount of share capital he subscribed to the company। तो इस कंपनी के जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, इसमें जो मेंबर ऑफ द कंपनीज होते हैं उनके पास जरूरी नहीं इसके शेयर्स हों या ना हो, लेकिन उनकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप में उनका जो शेयर है वो रिकॉग्नाइज होता है किसी भी वजह से। उन्होंने गारंटी दी होती है कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो सर्टेन अमाउंट पे हम पेमेंट करेंगे इसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो इस किस्म की जो कंपनी होती है ये लिमिटेड बाय गारंटी होती है। और लास्ट वन अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, और इसमें ये नॉर्मल कंपनी से थोड़ी डिफरेंट होती है। अनलिमिटेड कंपनीज आर फेयरली रेयर बट आर समटाइम यूज्ड बाय अ पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस। ये बहुत कम होती है और इनके जो बिजनेस स्टाइल है वो पार्टनरशिप की तरह होता है, क्योंकि उसमें आपके पास जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, वो आपको खुद पे करने हैं उन तमाम पार्टनर्स को मिलकर। So it is all about the company limited by shares, limited by guarantee, and unlimited company. Now, what is private company and public company according to section 2 subsection 49? एक तो आपकी सिंगल मेंबर कंपनी होगी,
It is a company which consists of a single member who is also the director of a company. These companies are governed by special rules implemented by SACP for such companies. In this company, SMC PVT Limited is added to the name of the company. तो जो कंपनी इस कंपनी में सिर्फ एक सिंगल पर्सन है जो कि मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है और इसके लिए स्पेशल रूल्स एसएससीपी ने निकाले हैं जिस जिस कंपनी के नाम के आगे आपको एसएमसी डैश पीवीटी लिमिटेड लिखा नहीं है तो समझ जाए कि ये सिंगल मेंबर कंपनी है एसएमसी स्टैंड्स फॉर सिंगल मेंबर कंपनी नाउ व्हाट इज private company other than single member company such type of a company can be registered by at least two members and it restricts यहाँ पे कम से कम दो लोग होते हैं लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है तो मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 हो सकते हैं एंड मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग शेयर्स शैल बी काउंटेड एज वन मेंबर अगर शेयर्स जॉइंटली आपने ओन करे हुए जैसे उसमें 50 मेंबर्स हैं 50 में से मिस्टर ए ने जो शेयर्स लिए हुए थे उस कंपनी के अपनी बीवी के साथ लिए वाइफ के साथ स्पाउस के साथ तो वो दो दो मेंबर्स नहीं कहलाएंगे वो दोनों ने जॉइंटली करे तो एक ही मेंबर कहलाएगा द राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय इट्स मेंबर्स इसमें आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते एंड इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर शेयर डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल तो फर्स्ट इनमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मैक्सिमम नंबर 50 होंगे और ट्रांसफर नहीं कर सकते और जनरल पब्लिक को आप नहीं बुला सकते अपने शेयर्स परचेज करने के लिए डिबेंचर्स के लिए नाउ what is public listed company and public unlisted company according to section 2 subsection 38 जो कंपनीज अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में देती हैं जनरल पब्लिक को परचेज करने के लिए वो लिस्टेड कंपनीज हैं बट अनलिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो ये ऑफर अपने शेयर्स अपने ऑफर नहीं देती स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अब जनरल पब्लिक को उनके शेयर्स परचेज करें लेकिन यही पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज जब पब्लिक जनरल पब्लिक को ऑफर देंगी कि ठीक है आप परचेज कर लें तो ये कंपनीज फिर इवेंचुअली अनलिस्टेड से लिस्टेड कंपनीज में आ जाएंगी होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 एंड सबसेक्शन 637 एक कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स ओन करती है हमने इससे पहले भी देखा कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर सकती है तो अगर मोर देन 50% शेयर्स उसने परचेज कर लिए तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं वो कंपनी उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी तो लेट सपोज एचबीएल ने हबीब मेट्रो के शेयर्स परचेज कर लिए थे मोर देन 50% तो एचबीएल जो है होल्डिंग कंपनी हो गया था एंड हबीब मेट्रो जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई थी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक्चुअली एब्रिविएशन है एसईसीपी की जो कि 1997 पाकिस्तान एक्ट के थ्रू बनी थी 1999 फर्स्ट जनवरी को एंड उन्होंने एसईसीपी ने रिप्लेस किया था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को जो कि इससे पहले एक रेगुलेटरी बॉडी थी और ये जो एसईसीपी है इसको ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इकोनॉमी के तौर पे लिया जाता है ये इसके जो ऑफिस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में 8 रीजनल ऑफिस हैं इनके एक फेडरल कैपिटल पे है 4 जो है प्रोविंशियल कैपिटल्स में है और इसके अलावा 3 और ऑफिस हैं जो कि मुल्तान फैसलाबाद और सक्खर में Now, according to Section 7, इनके functions ये हैं कि commissions has been vested with lot of power under the Companies Act 2017 and other relevant laws. Companies has got power to regulate the affairs of all the companies, insurance companies, banking, मुताबिन non-banking finance companies. इसके अलावा is also empowered by the Security Exchange to exercise many power and function in addition to the function prescribed under the Companies Act. तो कंपनीज एक्ट 2017 ने इनको काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी है जिसके तहत ये रेगुलेट करते हैं ऑल कंपनीज की डेली टू डेली अफेयर्स को और इसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनीज भी बैंकिंग कंपनीज भी हैं मुदारबा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज तकरीबन आपकी तमाम कंपनीज आ जाती हैं जो पाकिस्तान के कंपनी लॉ एक्ट 2017 के तहत बनी है इसके अलावा ये जो इनके और भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एससीपी के इनकी पावर क्या है कि पावर जब भी आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ये तमाम चीज़ें आप एससीपी के थ्रू करेंगे एससीपी है जो रेगुलराइज करेगी जिस तरह एजुकेशन के लिए एचईसी है इसी तरह कंपनीज के चलाने के लिए एससीपी है जिसमें आपको उनके लॉ के हिसाब से चलने उनके पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है
और वो तमाम रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने पास। वो आपकी तमाम डेली एक्टिविटीज देखते रहते हैं। उनको सब समझ आता है, जब समझ आता है कि आप सही काम नहीं कर रहे, वो आपकी बुक्स, आपके रिकॉर्ड सीज भी कर सकते हैं। और ये तमाम जो पावर और ड्यूटीज हैं, इनको कंपनी लॉ एक्ट के हिसाब से। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपनी एक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।